पॉडकास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेश वासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। मुद्दा वही, टॉपिक वही, बेरोजगारी। और अब ये बेरोजगारी टेक्निकल क्षेत्र में कितनी गहराई है हिमाचल प्रदेश में, ये भी आज सोचने वाला विषय है। क्योंकि टेक्निकल के क्षेत्र में ये जो बेरोजगारी है उसके लिए सरकारें क्या अग्रसर हैं, क्या भावी कदम उठाते हैं, और हमारे जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे वो सरकारी, चाहे प्राइवेट है, चाहे डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन, चाहे आईटीआई, कितनी प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहता है, ये भी आज जानने वाली बात होगी। क्योंकि ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर युवा जो कि बीटेक और इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करते हैं, वो तकरीबन तकरीबन एक नौकरी पाने के लिए, एक अच्छी नौकरी पाने के लिए बहुत ही जद्दोजहद काफ़ी करनी पड़ती है। कारण क्या है इस टेक्निकल क्षेत्र में नौकरियों के, क्यों नहीं हमारे युवा उस क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं? जिसका सबसे बड़ा कारण है कि टेक्निकल क्षेत्र का गैप और कॉलेज के क्षेत्र का गैप, ये एक आपस में एक अलग ही संसार है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है कि अगर कोई बच्चे ने तकरीबन अगर बीटेक कंप्यूटर इन साइंस है तो वो अपनी स्ट्रीम छोड़ के किसी अलग स्ट्रीम पे काम कर लेता है। तो तकरीबन बहुत सारे ऐसे युवा जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में छोड़ के चंडीगढ़ में जाके टेक्निकल क्षेत्र में पढ़ाई करके नॉन टेक्निकल क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि हम उसी डेमोग्राफिक डिविडेंड का भरपूर फायदा नहीं उठा पाते हैं। और ये कारण क्या है? क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में कोई समय था जब हिमाचल के युवा पंजाब में जाते थे, उस वक्त एक या दो इंजीनियरिंग कॉलेज हिमाचल में होते थे। परंतु जैसे जैसे टेक्निकल क्षेत्र को लिबर्टीज दी गई, वैसे वैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी हिमाचल में खुलने शुरू हो गए। परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि कॉलेज तो खुले, परंतु आज की अगर हम 2023 की बात करें तो अभी भी हमारा युवा जो टेक्निकल क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहता है वो हिमाचल के कॉलेजेस को प्रेफर ना करके बाहर इंजीनियरिंग करने के लिए चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो है एक एक आईना जो है बाहरी क्षेत्रों में आम आदमी को, बच्चों को दिखाया जाता है और उनके माँ बाप को दिखाया जाता है। परंतु सच्चाई की अगर हम बात करें, धरातल की बात करें, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें और फीसिस की बात करें तो उन कॉलेजेस की भी फीसिस इतनी ज़्यादा है जो कि पेरेंट्स के लिए एफर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं बात करूंगा कि माँ बाप काफ़ी ज़्यादा लोन ले लेते हैं, परंतु लोन ले जाने के बाद भी जब बच्चे की उसको वापस करने की बात आती है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट चुकाने में भी कभी कभी ये देखा गया है कि असमर्थता जताई जाती है। जब बच्चे को नौकरी नहीं मिलती है उसके क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में, तो ये कहीं ना कहीं हरासमेंट का कारण बन जाता है और जबरदस्ती कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्र में नौकरी करनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर ये जरूर देखा गया है कि कॉलेजेस की अगर हम बात करें या इंडस्ट्रीज की बात करें, प्रॉपरली तालमेल ना होकर बच्चों को जो है बेरोजगार छोड़ दिया जाता है। और जिन बच्चों ने लाखों रुपए फीस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दी, वो महज 10 या 12 हज़ार रुपए की नौकरी पाने के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ती हैं। परंतु यहाँ पर सोचना जो है विषय, अब यहाँ पर अगर हम कमी निकालने की बात करें तो सिर्फ सरकारें ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके लिए अगर हम कॉलेज की बात करें, सरकारों की बात करें, या हमारे पास जो गैप है उसको प्रॉपरली फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये मानना ज़रूर है कि जितनी भी टेक्निकल क्षेत्र की कंपनी है, चाहे विप्रो की बात करें, टीसीएस की बात करें, एरिक्सन, नोकिया, तमाम ऐसी कंपनीज हैं जिनको एक एक्सपीरियंस जुगाड़ की ज़रूरत होती है। परंतु ये जो टेक्निकल क्षेत्र के लिए जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं इसमें नहीं कर पाते हैं। परंतु ये ज़रूर मानना चाहिए कि जहाँ पर माँ बाप बच्चों के लिए पढ़ाई की पूरी करने के लिए 15-20 लाख रुपए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में खर्च कर देते हैं, परंतु जब वहाँ से पास निकल के होते हैं तभी वहाँ पर जो है वो एक गंभीर समस्या देखने को मिलती है। हालांकि आज से 5-6 साल पहले की बात करूँगा, महज एक पटवारी की पोस्ट के लिए हिमाचल प्रदेश में ये भी देखा गया कि पीएचडी होल्डर्स ने भी उस चीज़ के लिए अप्लाई किया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेक्निकल क्षेत्र में पीएचडी करने के बाद भी ये हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं कि टेक्निकल क्षेत्र का जो वजूद है वो हिमाचल में कॉलेजों का जो है वो आस्ते आस्ते खत्म होकर बाहर की तरफ बढ़ रहा है। परंतु जो डेट का पार्ट है वो माँ बाप के ऊपर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक गंभीर समस्या है जिसके ऊपर सरकारों को, जो टेक्निकल क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, टेक्निकल व्यवसायी हैं या टेक्निकल जिनको नॉलेज है और जिनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, उनके साथ भी वार्तालाप करके इस जो गैप को है वो कम से कम फिल आउट कर देना चाहिए। क्योंकि जब से आपने देखा है कि कोविड का बात करें तो कोरोना काल के बाद तकरीबन तकरीबन वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो था वो बहुत ज़्यादा हो गया। तकरीबन आधे से ज़्यादा 60 या 70% जो है वो काम सिर्फ इंटरनेट बेस्ड के ऊपर ही हो गए हुए हैं। और ये अब
देखने वाली बात है कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है कोविड के बाद, जिसमें काफ़ी हाइक देखने को मिला टेक्निकल क्षेत्र में और इंटरनेट की जो खपत थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। अब इसको सरकारें कितना समझ पाती हैं और इसको प्रोग्रेस करने के लिए हिमाचल के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए और उन बच्चों की जो स्किल्स है उनको बढ़ाने के लिए क्या काम करती है, ये भी देखने वाली बात है। परंतु मैं सेंटर की बात करूंगा तो सेंटर से हमेशा ही टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के नाम पर जो है वो फंड दिया जाता है, परंतु कॉलेजेस की भी बात करें इस प्रोग्राम में वो ज़्यादातर पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ही खर्च कर देते हैं, ना कि कॉलेज में बच्चों की स्किल्स बढ़ाने के लिए बाहर की कंपनीज को बुला के उस चीज़ में करवाया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिलता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बच्चे भी हैं, कॉलेज भी है और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके प्रॉपरली तालमेल ना बैठ के टेक्निकल क्षेत्र की जो बेरोज़गारी है वो कहीं न कहीं गहराई जा रही है। अब इसका उपाय सिर्फ़ इतना सा ही है कि इस गैप को कम करने के लिए टेक्निकल क्षेत्र जो भी टेक्निकल एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनके बीच का जो गैप खत्म करने के लिए उनके टास्क ज़रूर निर्धारित कर देने चाहिए, क्योंकि अगर ये टेक्निकल क्षेत्र में ये बेरोज़गारी लगातार बढ़ती रही, तो हो सकता है कि भविष्य में आने वाले समय में हमारे जो टेक्निकल युवा हैं, जो काफ़ी कर्ज़ा लेके पढ़ाई करते हैं, उनके ऊपर भी आर्थिक संकट जो है कहीं न कहीं गहराता नज़र आएगा। तो तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।